हे हेलो वेलकम टू केमिस्ट्री इंट्रो। सो देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो से इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में जो हम बात करने वाले हैं वो है स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ना स्टेट्स ऑफ मैटर एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट होता है। अगर मैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम 11-12 से लेके बीएससी एमएससी में आप आईआईटी जेईई की तैयारी कर रहे हो, आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप एमएसटी सीटी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईआईटी जैम हो, सीएसआईआर नेट हो, गेट हो, या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। इस पर्टिकुलर कोर्स के बारे में मैं आपको बता दूं, या जो मेरा यहाँ पे पढ़ाने का तरीका होगा। देखिए, जो भी मैं स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ाने वाला हूँ, अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करो तो यहाँ पे 3 स्टेट्स आते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आएगा सॉलिड स्टेट, फिर हमारे पास आएगा गैसियस स्टेट, एंड फाइनली हमारे पास आता है लिक्विड स्टेट। तो ये 3 हमारे पास स्टेट होते हैं जो कि नॉर्मली हम देखते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो 5 स्टेट होते हैं। एक और होता है जिसको कहा जाता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, और दूसरा होता है प्लाज्मा। अब हम सबको पता है कि हमारे सिलेबस में बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट और प्लाज्मा हमारे सिलेबस में होता नहीं है। तो हम बात करने वाले हैं इन 3 फिजिकल स्टेट्स के बारे में जो हम नॉर्मली यूजुअली रूम टेम्परेचर पे ऑब्जर्व करते हैं। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेट्स ऑफ मैटर का जो यूनिट होगा, ये हर बच्चा देख सकता है। जो स्टार्टिंग के वीडियोस होंगे, जो स्टार्ट में मैं वीडियोस बनाने वाला हूँ, वो जेई लेवल के होंगे, वो नीट लेवल के होंगे। देखो, पहली बात तो मैं इसको क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ कि ये जेई के लिए है कि नीट के लिए है। स्टेट्स ऑफ मैटर मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि स्टार्टिंग के वीडियोस आपको देखने चाहिए, आपका बेसिक्स कमज़ोर है, अगर आपको 11-12 मिस हो गया है आपका, आप इस वीडियोज़ को देख सकते हो। अगर आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे स्टार्टिंग के वीडियोज़ आते हैं, मुझे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे डायरेक्टली केटीजी पे जाना है, मुझे डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूलेस वगैरह देखने, वीआरएमएस वगैरह देखना है, तो आप डायरेक्ट वहाँ पर जा सकते हो। तो इट्स अप टू यू। अब ये प्लेलिस्ट कितनी बड़ी होगी, कितने वीडियोस बनेंगे, 50 बनेंगे, 60 बनेंगे, 100 बनेंगे, या 20 में ख़त्म हो जाएगी, ये मैं नहीं प्रेडिक्ट कर सकता, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब ये डिपेंड करता है कि एक वीडियो कितना लंबा होता है। आप चाहो तो वीडियोस को 1.5x की स्पीड पे या 1.25x की स्पीड पे देख सकते हो, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वीडियो लेंदी होते हैं तो आपको उतना टाइम नहीं मिलता। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जो मैं पढ़ाने वाला हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है कि मैं जेई के बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, मैं जैम के बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ, या मैं सीएसआईआर नेट के बच्चों को। मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। अगर उस टॉपिक के अंदर उस वीडियो का जो हेडिंग है, अगर वो आपके लायक है, या आपको उसकी ज़रूरत है, या आपके काम का है, तो आप उस वीडियो को देखिए, वरना आप उस वीडियो को स्किप कर सकते हो। आप उस टॉपिक पे जा सकते हो जो आप देखना चाहते हो। प्लेलिस्ट बहुत सॉर्टेड होगी। सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ गैसियस स्टेट के बारे में। सबसे पहले मैं गैसियस स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा। पूरा गैसियस स्टेट खत्म होगा। गैसियस स्टेट के अंदर आप समझ सकते हो कि पूरे गैस के लॉज आ जाएंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस आ जाएगा, उससे रिलेटेड फार्मूलाज आ जाएगा। उसके बाद आई विल बी स्विचिंग टू सॉलिड स्टेट, एंड सॉलिड स्टेट खत्म करने के बाद मैं जाने वाला हूँ लिक्विड स्टेट पे। तो स्टेट्स ऑफ मैटर अपने आप में एक बहुत बड़ा यूनिट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन दिमाग में आता है वो ये होता है कि जब हम केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करते हैं, केमिस्ट्री में हम पढ़ाई करते हैं मैटर के बारे में। अब मैटर क्या है हम सबको पता है, एनीथिंग दैट इज गॉट मास एंड इट ऑक्यूपाइज स्पेस। हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं, और मैटर की फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मैटर का हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। भाई, अलग अलग टाइप के कितने मैटर्स होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका क्लासिफिकेशन हम करते हैं। कोई मैटर कितने टाइप में क्लासीफाई किया जाता है, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टीज़ बहुत होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, केमिकल प्रॉपर्टी होता है, उसका कॉम्पोजिशन पढ़ते हैं। कोई मैटर अगर है तो वो किसका बना हुआ है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, हम उसके स्ट्रक्चर की पढ़ाई करते हैं। तो मैटर को अगर मैं क्लासीफाई करना स्टार्ट करूं, मैटर कैन बी क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो, अगर आपको स्पीड बहुत कम लग रही है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हो, आपके पास ऑप्शन है यूट्यूब में। और अगर आपको मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही है तो आप उसको स्लो कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपनी स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, आप मेरी स्पीड को ट्यून कर सकते हो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। अच्छा, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे अगर मैं क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट करूँ किसी भी मैटर का, तो फिजिकल प्रॉपर्टी पे उसको क्लासीफाई किया जा सकता है 5 कैटेगरीज में। सबसे पहले हमारे पास आता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब देखिए, ये बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट आपने पहली बार सुना होगा 9th स्टैंडर्ड की सरकारी बुक्स में, या सीबीएसई आईसीएसई की 9th स्टैंडर्ड की बुक्स में। अब टू बी वेरी फ्रैंक एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट को समझा पाना इतना आसान नहीं है इस लेवल पे। आपको अगर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में समझना है तो आपको पहले ये समझना होगा कि फंडामेंटल पार्टिकल्स में बोसॉन्स क्या होते हैं। फिर बोस-आइंस्टाइन का जो स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स है, उसने ऐसा क्या दिया कि हमें एक न्यू फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर को प्रेडिक्ट करना पड़ा। तो ये जो है बहुत लो टेम्परेचर का स्टेट है, वेरी लो टेम्परेचर स्टेट है, जिसको अगर आपको इस स्टेट को अगर देखना है, बहुत लो टेम्परेचर पे जाना पड़ेगा। आपको इसके लिए बोसॉन्स के बारे में पता होना पड़ेगा कि बोसॉन्स क्या होते हैं। इसके बाद हमारे पास जो नॉर्मल टेम्परेचर पे हमें देखने मिलता है वो होता है सॉलिड। फिर हमारे पास आता है एक लिक्विड स्टेट, फिर हमारे पास आता है एक गैसियस स्टेट, और उसके बाद हमारे पास लास्ट में आता है जिसको कहा जाता है प्लाज्मा।
ठीक है। अब प्लाज्मा भी हमको रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशंस में नहीं दिखता। प्लाज्मा एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे यू हैव गॉट आयंस एंड यू हैव गॉट इलेक्ट्रॉन्स। तो आपके पास एक ऐसी स्टेट होती है जहाँ पे मैटर जो होता है वो आयोनाइज हो चुका होता है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट होता है। तो मैं इसको कह सकता हूँ, इसको हाई टेम्परेचर स्टेट कहते हैं। और नॉर्मल रूम टेम्परेचर्स पे जो हमें दिखते हैं वो ये 3 फिजिकल स्टेट होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं स्टूडेंट्स के दिमाग से एक चीज़ निकालना चाहता हूँ। जब मैं तुमसे कहता हूँ वाटर, बताओ पानी क्या है, तो यूजुअली हमारे दिमाग में आता है सर पानी तो लिक्विड है। नहीं, पानी एक कंपाउंड है। वो कैसा दिखेगा वो डिपेंड करता है तुमने किस टेम्परेचर पे और किस प्रेशर पे उसको देखा। अगर आप पानी को देखो तो पानी सॉलिड भी दिखता है, आइस के फॉर्म में आपको सॉलिड भी दिखाई देगा। अगर आप पानी को देखोगे तो पानी लिक्विड भी दिखता है आपको, नॉर्मल वाटर जिसको हम कहते हैं, और वही पानी आपको वेपर के फॉर्म में भी दिखता है। यानी मेरा जो वाटर है ये 3 फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट कर सकता है। वो आइस हो सकता है, वो लिक्विड हो सकता है, वो वेपर हो सकता है। आपने कहाँ किधर उसको कैसे देखा उस पर डिपेंड करता है कि वाटर आपको कैसे दिखाई दिया। यूजुअली जब हम किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट की बात करते हैं, यूजुअली जब हम किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो हम उसको 1 एटमॉस्फेयर पे देखते हैं, क्योंकि जो हमारा नॉर्मल हम पे जो प्रेशर पड़ रहा है वो 1 एटमॉस्फेयर का होता है, और उसको हम 25 डिग्री से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में देखने की कोशिश करते हैं। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और 25 या 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो उसका फिजिकल स्टेट होता है, हम उसको कहते हैं उसका स्टैंडर्ड स्टेट। क्या कहते हैं? उसका स्टैंडर्ड स्टेट। अगर आप थर्मोडायनामिक्स पढ़ते रहोगे तो आपको थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दिस, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ दैट, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कंबशन। तो स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है कि 1 एटमॉस्फेयर पे, अब देखिए अगर 3 आदमी हैं, एक खड़ा 100 डिग्री पे, एक खड़ा है 100 से बहुत ऊपर, एक खड़ा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एक को एक लेबोरेटरी में, और उससे पूछा जाए बताओ पानी क्या होता है, तो 3 आदमी 3 अलग अलग आंसर देंगे। एक कहेगा नहीं नहीं भाई पानी तो सॉलिड होता है, मैंने तो उसको बर्फ़ देखा है। अलास्का में रहने वाला, एंटार्क्टिका में रहने वाला बोलेगा पानी तो बर्फ़ होता है। और एक जो समुद्र के बीच में रहता आइलैंड पे, वो कहेगा नहीं पानी तो लिक्विड होता है। और जो आसमान में रहता होगा वो कहेगा नहीं भाई पानी तो वेपर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो पानी एक्चुअली क्या है? पानी तीनों है। अब पानी क्या दिखेगा वो डिपेंड करता है आपका टेम्परेचर क्या है, आपका प्रेशर क्या है। तो हमें कुछ तो, ये तो फिर जादू हो जाएगा, हर इंसान को अलग अलग चीज़ दिखने लगेंगी। तो हमने एक स्टैंडर्ड चीज़ फिक्स कर दी है। आप जब भी किसी से मैं पूछूंगा कोई सब्सटेंस क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है कि वो गैस है, तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 25 डिग्री सेल्सियस या 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में वो टेम्परेचर का स्टेट क्या होता है। जैसे अगर मैं मर्क्यूरी को देखूँ तो मर्क्यूरी क्या होता है? अब आपके दिमाग में आया होगा लिक्विड, भाई गलत है। मर्क्यूरी गैस भी हो सकता है, मर्क्यूरी सॉलिड भी हो सकता है। आपने टेम्परेचर प्रेशर डिफाइन नहीं किया। हाँ, अगर मैं पूछूँ मर्क्यूरी का स्टैंडर्ड स्टेट क्या है, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मर्क्यूरी 25 डिग्री पे और 27 डिग्री पे किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो मर्क्यूरी उस फॉर्म पे सर वो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर मैं आपसे पूछूं वाटर क्या होता है, सर वाटर ना भाई आप स्पेसिफाई करो, स्टैंडर्ड स्टेट बताओ क्या है, तो वाटर का स्टैंडर्ड स्टेट तो सर लिक्विड होता है। 25 डिग्री पे और 1 एटमॉस्फेयर पे वो वाटर के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं कार्बन क्या होता है, तो कार्बन सर 25 डिग्री सेल्सियस पे 1 एटमॉस्फेयर ग्रेफाइट के फॉर्म में सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जो कि सॉलिड स्टेट है। तो मैं कहूँगा कि वो ग्रेफाइट के फॉर्म में, डायमंड में नहीं होता है। कार्बन डायमंड भी हो सकता है पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे होता है वो, समझ में आया। पर स्टैंडर्ड स्टेट पे क्या होता है? स्टैंडर्ड स्टेट पे वो गैस होता है, वो ग्रेफाइट होता है। ये गैस नहीं है, इसको हम ग्रेफाइट कहते हैं, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट जो होता है, तो क्या मैं आपसे यूँ कह सकता हूँ कि किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट है, जो फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सब्सटेंस इज़ बेसिकली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड इज़ अ फंक्शन ऑफ अ प्रेशर। आप कहोगे सर वॉल्यूम क्यों नहीं है? बिकॉज प्रेशर एंड वॉल्यूम का आपस का रिलेशन होता है, ठीक है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप आने वाले बॉयल्स लॉ में उसको पढ़ोगे जब हम गैसेस के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि फिजिकल स्टेट जो होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो क्या होगा उसको बताने के लिए आपको टेम्परेचर और आपको प्रेशर बताना चाहिए। इसीलिए अगर यहाँ पे कोई बच्चा ग्रेजुएशन का है या पोस्ट ग्रेजुएशन का मुझे सुन रहा है, तो हम एक चैप्टर पढ़ते हैं हायर लेवल पे जिसको कहा जाता है फेज़ रूल। फेज़ रूल का मतलब होता है हम वहाँ पर हर सब्सटेंस का अलग अलग फेजेस पढ़ते हैं। वाटर, आइस कब बनेगा, लिक्विड कब बनेगा, वेपर कब बनेगा, आप टेम्परेचर प्रेशर को ट्यून करके उसके साथ खेल सकते हो। आप पानी को लिक्विड बना सकते हो, सॉलिड बना सकते हो, वेपर बना सकते हो, जस्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो वो पार्ट, वो ब्रांच केमिस्ट्री का जहाँ पर आप टेम्परेचर प्रेशर चेंज करके किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट बदल रहे हो,
एक फॉर्म से उसको दूसरे फॉर्म में लेके जा रहे हो, कन्वर्जन कर रहे हो, उसको हम कहते हैं फेज़ रूल। आपको अगर फेज़ रूल बहुत अच्छे से पढ़ना है या फेज़ रूल के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे इसी चैनल पे केमिस्ट्री अनटोल्ड का जो हिंदी वर्जन है, हिंदी चैनल है, वहीं पे मैंने फेज़ रूल के कुछ 17 या 20 वीडियोस बनाए हुए हैं जहाँ पे मैंने इन डिटेल आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हुई हैं। आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। बहुत पुराने वीडियोस हैं पर बहुत अच्छे वीडियोस हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं। वो CSIR, नेट, MSc, BSc सबके लिए, इवन एक 12th का बच्चा भी अगर उनको चाहे तो देख सकता है, अगर फ्री टाइम है तो। पहले अपना सिलेबस कंप्लीट करो और उसके बाद में जाके उन वीडियोस को देखना, वरना आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सर मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई कि किसी भी सब्सटेंस का फिजिकल स्टेट जो होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर प्रेशर से ऐसा क्या होता है कि फिजिकल स्टेट बदल जाता है? मतलब आपको मैं यूँ कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास 4 पार्टिकल्स हैं, आई हैव गॉट 4 पार्टिकल जो इस तरीके से प्रेजेंट हैं। ये 4 पार्टिकल्स सॉलिड स्टेट में होंगे, लिक्विड स्टेट में होंगे कि गैसीय स्टेट में होंगे? सर इतना तो समझ में आ गया कि इनके टेम्परेचर प्रेशर आप बदल दो तो ये बदल जाएंगे। तो इनका फिजिकल स्टेट जो होता है वो डिपेंड करता है कि इनके बीच में आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी होती हैं। इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है उन पर डिपेंड करेगा कि ये सॉलिड स्टेट में होंगे कि ये लिक्विड स्टेट में होंगे। अब देखिए हमारे पास जब मैं बात करता हूँ फोर्सेस की, मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ाते चलूँगा साथ के साथ, आपको सुनते रहना होगा। फोर्सेस हमारे पास 2 टाइप की होती हैं केमिस्ट्री में। सबसे पहली फोर्स जिसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और दूसरी जिसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? देखो जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो हमने क्रिकेट मैच में सुना होगा इंटरनेशनल मैच। मैं आपको 2 एग्जांपल दे सकता हूँ। मान लीजिए कहीं पे अगर एक मैच चल रहा है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बड़ा फेमस मैच होता है ये, इसलिए इंडिया पाकिस्तान का नाम ले रहा हूँ। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का अगर मैच चल रहा है और अगर मान लीजिए मुंबई इंडियन वर्सेस आरसीबी लिखना चाहिए, लिख दूँ? बुरा मत मानना, चलो आरसीबी लिख देते, डोंट माइंड। MI वर्सेस, बहुत अच्छी राइवलरी है भाई, ठीक है, मुंबई इंडियन वर्सेस, अब हम सबको पता कौन जीतने वाला है, नो ऑफेंस, फाइन। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इस टाइप के मैच को आप कौन सा मैच कहोगे? हमको पता है इसको कहते हैं इंटरनेशनल ODI, 1 डे इंटरनेशनल मैच, ODI मैच। इस मैच को क्या कहोगे? आप इसको इंटरनेशनल मैच कहोगे? नहीं भाई, ये तो इंडिया के अंदर का मैच है, मुंबई और बेंगलोर का मैच है, तो इसको कहेंगे इंट्रानेशनल। इसको क्या कहेंगे? इंट्रानेशनल मैच। और इसको हम क्या कहेंगे? इंटरनेशनल। इंटर मतलब होता है 2 लोगों के बीच में, और इंट्रा होता है अपने ही अंदर। तो अगर इंडिया के ही अंदर एक मैच हो रहा है जिसमें इंडिया की सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं तो हम उसको इंट्रानेशनल कहेंगे, और 2 नेशंस के बीच में अगर होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? इंटरनेशनल। ना सिमिलरली अगर 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अगर मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसको इरेज करने में टाइम जाता है, फाइन। अगर मान लीजिए मेरे पास एक मॉलिक्यूल है A बॉन्ड B और मेरे पास एक मॉलिक्यूल है C बॉन्ड B, अब ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, आयोनिक भी हो सकता था, मान लेते हैं कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। इनके बीच में अगर कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी तो उसको कहा जाएगा इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन आपने अगर नोटिस किया हो तो A और B के बीच में भी एक बॉन्ड है और C और D के बीच में भी एक बॉन्ड है। जो यहाँ पर प्रेजेंट है इस बॉन्ड को हम कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर बॉन्ड या इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। जो फोर्स एक मॉलिक्यूल को बनाने में मदद करती है, एक मॉलिक्यूल बनाती है, उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कहते हैं। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कौन सी होती है? जो बॉन्ड फॉर्मेशन में मदद, जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में मदद करती है, जो मॉलिक्यूल फॉर्मेशन में मदद करती है। और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती है? बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। और ये क्या होती है? इंट्रा मॉलिक्यूलर क्या होगी? इनसाइड अ मॉलिक्यूल, इनसाइड अ मॉलिक्यूल। अब देखो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स के अंदर अंदर होंगी, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं ये होंगी 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब हम बात कर रहे हैं फिजिकल स्टेट के बारे में। अब फिजिकल स्टेट की जब तुम बात करोगे तो 2 मॉलिक्यूल्स के बीच की बात कर रहे हो, तो वहाँ पर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस आएंगी। अब IMF, मैं बार बार ये वर्ड यूज़ करने वाला हूँ हर जगह पे। व्हाट इज IMF? इंटर, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर भी हो सकता था, बट IMF का मतलब अब से क्या होगा? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बिकॉज हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात नहीं करेंगे। इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हमारा एक टॉपिक होता है जिसको कहा जाता है केमिकल बॉन्डिंग।
हम केमिकल बॉन्डिंग में उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, हाइब्रिडाइजेशन, वो सारी चीज़ें हम उनको जो होती हैं वो सब हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे, जहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ेंगे। फिलहाल हम बात किसकी करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो यार मैं यूँ कह सकता हूँ कि किसी भी सब्सटेंस का जो फिजिकल स्टेट होगा, वो सॉलिड होगा कि वो लिक्विड होगा कि वो गैसियस स्टेट में होगा, कहीं ना कहीं वो डिपेंड करता है कि इनके आपस में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कितनी होती हैं। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी हाई, बहुत ज़्यादा हैं, तो वो जो सब्सटेंस होगा वो सॉलिड स्टेट में चला जाएगा, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा होंगी तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब करीब आ जाएंगे, तो हमारा जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड हो जाएगा। अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस मॉडरेट हैं, लाइक दे आर मॉडरेट, वो ज़्यादा एक दूसरे से प्यार नहीं करते, मॉलिक्यूल्स में आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, तो मैं जो मेरे मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक दूसरे से थोड़े दूर दूर होंगे, तो वो कहाँ होंगे, वो थोड़े लिक्विड स्टेट में होंगे, दे विल बी क्वाइट फ्री टू मूव, उनके पास काफ़ी जगह है, वो मूव, यहाँ मॉलिक्यूल एक दूसरे से, वो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा प्यार, यहाँ इतना हद से ज़्यादा प्यार होता है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के बड़े करीब करीब होते हैं, तो वो हिल नहीं सकते, वो मूव नहीं, और इनको और करीब लाया नहीं जा सकता, क्योंकि भाई बस ना एटम के अंदर थोड़ी ना एटम को घुसा सकते हैं, ठीक है। तो तीसरा हमारे पास होगा, अगर मान लो मेरा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी लो, बहुत ही कम है, तो उस स्टेट में उस केस में आपका जो सब्सटेंस होगा वो कौन से स्टेट में चला जाएगा, गैस स्टेट में चला जाएगा, और आपके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बिल्कुल भी एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे, उल्टा हम यूँ मान के चलते हैं नफरत करेंगे एक दूसरे से, गलती से अगर रास्ते पे कहीं मिल भी जाएँ तो मुंह मोड़ के निकल जाएंगे, इतनी नफरत हो जाती है, घमंड जिसको बोलते हैं। तो याद रखना, गैस का मॉलिक्यूल मतलब घमंडी मॉलिक्यूल, अकड़ है उसके अंदर, वो एक दूसरे से प्यार बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि उनमें इतनी एनर्जी आ चुकी होती है कि देख के एक दूसरे को दूर दूर से चले जाते हैं। लिक्विड का मॉलिक्यूल ओके ओके है, थोड़ा प्यार है, थोड़ा नफरत है, ठीक है। सॉलिड का कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत है, कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, एंड ये मॉलिक्यूल्स में इसी वजह से सॉलिड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की प्रॉपर्टी और गैस की प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। अब मेरा एक क्वेश्चन है, भाई हमने ये तो देख लिया वो सॉलिड होगा, लिक्विड होगा कि गैस होगा, वो डिपेंड करता है कि आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये उन पर डिपेंड करेगा, जितनी स्ट्रॉन्ग उतना सॉलिड, मॉडरेट तो लिक्विड, बिल्कुल भी नहीं तो गैस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस किस पर डिपेंड करती हैं? पहली बात तो दो क्वेश्चन आता है दिमाग में, पहला तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती कौन सी हैं, और दूसरा कि ये डिपेंड किस पे करती हैं, ठीक है। तो पहले तो क्वेश्चन आता है दिमाग में कितने टाइप्स हैं इंटरमॉलिक्यूलर के फोर्सेस के, तो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कितना होता है, और दूसरा डिपेंड किस पे करती हैं, फैक्टर्स कौन से इफेक्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज़, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर डिपेंडेंट ऑन, आर अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से आपका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होता है वो बदल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जब भी आप फेज़ रूल पढ़ते हो, आपने अगर फेज़ रूल पढ़ा हो जहाँ पे हम फिजिकल स्टेट्स के वेरिएशन की बात करते हैं, तो हम टेम्परेचर और प्रेशर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम वॉल्यूम को इतना इंपॉर्टेंस वहाँ पे नहीं देते। अब मेरा एक क्वेश्चन है, ये टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट करता है, क्या इफेक्ट होता है, ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो आप एक्चुअली मॉलिक्यूल्स को एनर्जी दे रहे हो, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स खड़े हैं, जो मान लीजिए नज़दीक नज़दीक अगर खड़े थे, जो इस तरीके से उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत तगड़ी थी, अगर आपने उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया, यानी इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप उसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से आप उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम कर रहे हो। तो मैं यूँ कह सकता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, याद रखना, अगर आप और मैं, हमारे बीच में अगर कोई इंटरेक्शन है और अगर कोई हमें एनर्जी दे दे, तो आप में एनर्जी आ जाएगी, मेरे में एनर्जी आ जाएगी, हम दूर हो जाएंगे। तो अगर दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर कोई इंटरेक्शन हो रहा है और अगर हम उसमें कोई एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो इंटरेक्शन कम हो जाता है। मतलब यूँ समझ सकते हो कि टेम्परेचर यानी एनर्जी बॉन्ड की, आपके और मेरे बीच में जो बॉन्ड बनने वाला था उसका दुश्मन है, तो आप टेम्परेचर कम करो, बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। आप ऐसे समझ सकते हो कि दो दोस्त थे, इन दो दोस्तों के बीच में अगर आप कोई आग लगा दे, झगड़ा लगा दे, तो दो मॉलिक्यूल जो दो दोस्त थे वो अलग हो जाएंगे। अब समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हाँ, जो आप समझ रहे हो मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ। तो दो लोगों के बीच में अगर आप आग लगा दो तो दो मॉलिक्यूल जो थे, दो लोग जो थे वो अलग हो जाएंगे। तो सिमिलरली अगर आप किसी भी मॉलिक्यूल्स में, अगर कोई सब्सटेंस में टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम हो जाती हैं, तो वो कौन से स्टेट में चला जाएगा, अगर वो सॉलिड स्टेट में था तो वो कहाँ हो जाएगा, वो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा और मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर चले जाएंगे। अगर आप फिर भी उसमें और एनर्जी सप्लाई करते रहोगे
और एनर्जी देते रहोगे, आप फिर भी टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हो, तो आपकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और भी कम हो जाएंगी, और इतनी हो जाएंगी कि मॉलिक्यूल्स में अब अकड़ आ जाएगी, एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, और मॉलिक्यूल एक दूसरे से बिल्कुल भी मोहब्बत प्यार नहीं करेंगे, अलग चलेंगे। तो कौन से स्टेट में चला जाएगा? वो गैशियस स्टेट में चला जाएगा। टेम्परेचर का ये इफेक्ट होता है, मतलब मैं कह सकता हूँ टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ऑन दी कॉन्ट्ररी प्रेशर का उल्टा असर होता है। क्या असर होता है प्रेशर का? आप अगर किसी चीज़ को दबा रहे हो, प्रेशराइज कर रहे हो, आप उनको नज़दीक ला रहे हो, जब आप उनको नज़दीक लाते हो, ज़बरदस्ती नज़दीक ला रहे हो, तो उनको एक दूसरे में उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो अगर आप प्रेशर इंक्रीज़ करते हो तो प्रोबेबिलिटी ये भी होती है कि मॉलिक्यूल नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे, तो एक दूसरे से प्यार करने लगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे डोमिनेंट इफेक्ट जो यहाँ पे होता है वो टेम्परेचर का होता है। एक चीज़ याद रखना, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ, दो लोग एक दूसरे से बहुत नफरत करते हैं। आप एग्जांपल समझना, दो लोग, मान लीजिए एक ए है और एक बी है, बहुत नफरत करते हैं, यानी टेम्परेचर बहुत हाई है। आप उनको कितना ही ज़बरदस्ती उनको नज़दीक लाने की कोशिश करो, अगर वो नज़दीक आ भी गए, ए और बी नज़दीक अगर आ भी गए, चिपक भी गए, तो भी वो एक दूसरे से बॉन्ड नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उनके अंदर अभी भी नफ़रत इतनी ज़्यादा है, अकड़ इतनी ज़्यादा है कि वो नज़दीक आने के बाद भी इतना प्रेशर लगा दिया, फिर भी वो मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ चिपक नहीं रहे हैं, इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस नहीं आ रही हैं। तो प्रेशर तब तक असर नहीं दिखाता जब तक उनको टेम्परेचर का उतना असर ना हो। कहने का मतलब ये है, ये जो दो मॉलिक्यूल थे, मान लेते हैं ये 100 डिग्री सेल्सियस पे थे, 100 डिग्री पे थे, आप उनको बहुत प्रेशराइज करके नज़दीक भी लेके आए, प्रोबेबिलिटी है कि वो शायद एक दूसरे को अट्रैक्ट ना करें। लेकिन अगर हम इनका टेम्परेचर कम करके 80 डिग्री पे लेके आ जाएं, अब हमने क्या कर दिया, मॉलिक्यूल को थोड़ा ठंडा कर दिया, भाई शांत हो जा, रिलैक्स रहे, इतना क्यों लड़ रहा है, ठंडा। तो अब आप इनको नज़दीक लेके आओगे अगर, तो प्रोबेबिलिटी है कि हल्का फुल्का इंटरेक्शन आने का चांसेस है। इसीलिए इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे जितना असर टेम्परेचर का होता है, उतना जितना डोमिनेंट असर टेम्परेचर का होता है, उतना डोमिनेंट असर प्रेशर का नहीं होता। अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, आप कितना ही प्रेशर लगा लो, वो मॉलिक्यूल आपस में इंटरेक्ट नहीं करेंगे। तो आई होप इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस के बारे में आपको चीज़ें समझ में आई, प्रेशर का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट। अब दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस पे जो हमने यहाँ क्वेश्चन पूछा कि किस पे डिपेंड करती हैं, हम डिपेंड किस पे करती हैं, उसका तो आंसर हमने दे दिया कि भाई वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, प्रेशर पे भी उस पर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कौन होता है, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट इफेक्ट दिखाता है। क्वेश्चन ये उठता है टाइप्स कितने होंगे, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस। अगर मैं दो मॉलिक्यूल्स की बात करता हूँ, किसी भी दो मॉलिक्यूल्स को अगर मैं लेता हूँ, तो इन दोनों के बीच में जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। अब इसको मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि वरना ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और उसको कवर कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पर हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस की। और देखिए, वो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस एक वीडियो में कवर नहीं होगा, उसके लिए भी मुझे बहुत कुछ डिटेल में पढ़ाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के बाद आप अगला वीडियो ज़रूर देखेंगे। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। दूसरी बात, ये वीडियो सिर्फ IIT जैम, BHU, CUSET या CSIR नेट वालों के लिए नहीं है। ये वीडियो सीरीज़ जो चल रही है वो 11 से लेके MSS तक का कोई भी बच्चा देख सकता है। तो जितना हो सके वीडियोज़ को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ आके जुड़ सके। और शेयर करने के और सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते, कर देना। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।